everybody. How are you doing? Welcome to Jabbi Talk. It has been so many episodes that you have encouraged us. You have appreciated our work. You have loved the poems and the poets and the authors that we have presented to you. We have a very, very senior poet with us, author with us. His name is Rao Shivraj Singh. Welcome, Mr. Rao Shivraj Singh. Namaste. नमस्कार रश्मि जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार हरिप्रसाद जी। नमस्कार। आपको बहुत बहुत आभार। आज धन्यवाद। एक विशेष दिवस है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है आज, और इस अवसर पर मुझे अवसर दिया है अपने रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी मेरा स्वागत करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ में एक चीज और प्रारंभ में ही मैं आपको निवेदन कर दूं, आज सुभाष चंद्र बोस के साथ मेरे मेंटर, मेरे लोकल गार्जियन श्री रामकृष्ण व्यास का जन्मदिन भी आज है, जिन्होंने मुझे सबसे पहला लेख लिखने की प्रेरणा दी और जिन्होंने मुझे स्कूल मैगजीन का स्टूडेंट एडिटर बनाया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हरी हाय, आपका स्वागत। हाय रश्मि। नमस्कार। तो हरी, आप कुछ शुरुआत करना चाहेंगे? अपने दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे जी। आज के दिन? जी बिल्कुल। तो पहले तो बहुत बहुत आभार शिवराज जी का, और आपसे हमारी मुलाकात जो भी हमने कुछ बातें भी की 2-3 दिन पहले, तो काफ़ी कुछ हमें आपके बारे में पता चला और हमें बहुत संतोष हो रहा है कि आप हमारे चैनल में हैं। और आपको ये भी बता दें कि आप पहले पुरुष पोएट हैं हमारे चैनल में। जब से हमने शुरुआत की थी सारे पोएट जो आए थे वो महिलाएं थी और आप पहले पुरुष हैं, और तो ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। और आपका जो काम है, आपने जो कविताएं लिखी हैं और जो आप वॉलंटियर कर रहे हैं, वो सब सुन के हमें बहुत गर्व हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ और खुलासा करें, हमारे श्रोताओं को पता चले कि आपने कैसे कैसे काम किए हैं, कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। जी, मैं राजस्थान के करौली जिले से हूँ। नेटिव प्लेस जो है वो मेरी इनायती है, मेरा गांव जो है, और मेरा जन्म एक भूतपूर्व जागीरदार परिवार में हुआ है। लालन पालन मेरा, जब तक मैं अजमेर स्कूल में नहीं गया तब तक मेरा लालन पालन एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक तरीके से हुआ, लेकिन अजमेर जब मैं स्कूल में पहुंचा तो उसके बाद मैं फिर धरातल पर आया और मुझे पता लगा कि धरती क्या होती है, आम आदमी क्या होता है। तो जब मैं अजमेर पहुंचा, मेरे सबसे पहले सिद्धे गुरु, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, श्री रामकृष्ण व्यास का उल्लेख करना चाहूंगा, वो मेरे लोकल गार्जियन थे और मैं कहूंगा मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं है। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के बढ़ावे से, उत्साहवर्धन से मैं आज यहाँ तक पहुंचा। मैं कोई भी लेख लिखता हूँ तो उसके लिए मैं सबसे पहले कुछ लोगों को आभार प्रकट करता हूँ, जिसमें रामकृष्ण व्यास जी मेरे जो गुरु थे, मेरे ग्रैंड मदर जो बहुत विद्वत विदुषी स्त्री थे, और मेरे प्र पितामह राव बिहारी पाल, जो ज्योतिष, संगीत, साहित्य में अनुपम रुचि रखते थे और बहुत अच्छे विद्वान थे। उनके समय की मेरे पास बहुत सारी पांडुलिपियां आज हैं, उनके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। तो ये तो हुआ मेरा बचपन और उस सब का। अब उसके बाद में आता हूँ कि मैं विभिन्न तरह से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और जो मेरी रुचि का क्षेत्र है वो है हेरिटेज कंजर्वेशन, विरासत संरक्षण। इंटेक एक संस्था है दिल्ली में जो 1984 में जिसकी स्थापना हुई थी, और श्रीमती गांधी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उसकी स्थापना हुई थी। भाई, विरासत हमारे देश में हर जगह फैली पड़ी है और उनकी देखभाल सरकार नहीं कर सकती। सरकार के भरोसे कुछ नहीं हो सकता विरासतों में, क्योंकि स्थानीय लोग भी आड़े आ जाते हैं, उनके स्थानीय हित भी आ जाते हैं, स्वार्थ आ जाता है, सरकार में भी
क्योंकि अधिकारी कई दफे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कई ऐसे अधिकारी भी आ जाते हैं। तो उस सब के लिए एक एनजीओ होना जरूरी है जिसमें केवल उससे रुचि रखने वाले वॉलंटियर्स जुड़े हुए हों। सैलरी नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो मन से विरासत से रुचि रखता हो वह व्यक्ति उससे जुड़े। उसमें आप ये देखिएगा कि श्री राजीव गांधी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया, प्रफुल्ल जयकर जी, जोधपुर महाराजा अगस्त सिंह जी, ऐसे लोग उससे जुड़े। एस के वर्मा जी उदयपुर से, जो सीसीएफ से रिटायर हुए। अभी छत्तीसगढ़ के जो स्टेट कन्वीनर थे वो अभी ललित सुरजन जी, वो ये सब फाउंडर मेंबर्स हैं उसके, नामी गिरामी लोग जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही विद्वत्ता रखते हैं। तो अब आज की तारीख में 215 चैप्टर्स हैं पूरे देश में, जिसमें सबसे अधिक चैप्टर 23 चैप्टर्स राजस्थान में हैं। राजस्थान किलों, महलों, विरासत के लिए आप जानते हैं सबसे अधिक गढ़ है। हालांकि पश्चिम से जब भी आक्रमण हुए तो सबसे पहले राजस्थान ने ही झेले, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जब भी समय मिला, यहाँ के शासक बहुत कला प्रेमी और लालित्य वाले थे कि उन्होंने ये सब बनाया। तो आप ये देखिएगा कि उसमें मैं हम लोग करौली चैप्टर के मैं को कन्वीनर हूँ, और उसमें हम लोग स्कूलों में भी कार्यक्रम चलाते हैं, आम आदमी के साथ भी कार्यक्रम चलाते हैं। और विरासत संरक्षण केवल भवन विरासत नहीं मानते हैं। विरासत में बहुत बड़ा विशद क्षेत्र है इसमें, जिसमें आप ये देखिएगा कि हमारी रीति रिवाज, हमारा लोक संगीत, हमारे खान पान, हमारा प्रकृति, नदियां, पशु पक्षी, ये सब हमारे विरासत में आते हैं। अगर कल को शेर नहीं रहेंगे तो हमारी विरासत, शेर भी विरासत है जिसके लिए सरकार इतना कर रही है। आज गोडाउन है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB, जो केवल जैसलमेर और बाड़मेर में पाया जाता है, जिसलिए आप देखोगा कि अभी अरब के एक शेख ने करोड़ों रुपए देकर के पाकिस्तान से लाइसेंस लिया है उसको मारने का। हमारे यहाँ उसका प्रोजेक्ट चल रहा है और हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। तो संरक्षण से जुड़ा हुआ हूँ, उसके साथ मेरे बहुत सारे काम पूरे हो जाते हैं। मैं फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा मुझे हॉबी है और मैं बहुत शुरू से फोटोग्राफी करता हूँ। और मेरे फोटोग्राफी का केवल एक टॉपिक नहीं है, सिवाय मॉडल फोटोग्राफी के अलावा मैं सब कुछ करता हूँ फोटोग्राफी में। आप अपने कुछ फोटोज जो आपने भेजे हैं, मतलब उसके अलावा भी कुछ और हैं तो वो भी भेजिए, हम डालेंगे अपने इसमें। मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि अभी मैं दरअसल टेक से भी नहीं हूँ। मुझे लैपटॉप में केवल मेरा लिखना आता है, फोटो सेव करना आता है, फोटो ढूंढ लेना आता है। और मेरे लैपटॉप में शायद आप विश्वास करेंगे कि लगभग 1.5 लाख फोटोग्राफ हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब से मैंने फोटोग्राफी शुरू किया तब से मेरी एक एक फोटो, केवल 2 फोटोज ऐसी हैं जिनका मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ खींची थी। उनके अलावा मुझे एक एक फोटो का मुझे याद है, मैंने किस जगह खींची, किस अपर्चर पर खींची और किस लाइटिंग सिस्टम में खींची मैंने। आप प्रोफेशनल है, मोमेंट को कैप्चर कर लेते हैं, अब उस मोमेंट को कैप्चर कर लेते हैं और इसीलिए आपको वो याद रह जाता है। जी हाँ, मैं उसमें जीता हूँ, मैं उसमें जीता हूँ। फोटोग्राफी जो पैशनेट होते हैं लोग, मेरे ख्याल से बहुत ही संवेदनशील भी होते हैं और नेचर फ्रेंडली भी होते हैं। जी, आपका शुक्रिया ये वो कहने के लिए, लेकिन मैं अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं मानता, उतना अधिक नहीं मानता, लेकिन शुरुआत स्कॉलर जरूर मानता हूँ मैं उसमें सीख सकूं अभी भी। और अभी भी मुझे लगता है कि मेरा जीवन बहुत छोटा रह गया है, काम बहुत बाकी है मेरे लिए अभी। मेरे पास बहुत सारी क्योंकि नेचर को हम लोग अगर बचाना चाहें तो फोटोग्राफी से ही बचा सकते हैं। नेचर के ऊपर जब बात चली तो मैं आगे क्योंकि लोगों को उसके बारे में जानकारी आती है। नेचर की जब बात चली तो मैं आपको मेरी आने वाली पुस्तक के बारे में बताना चाहूंगा, जो जिसका काम बहुत जोर शोर से मैं कर रहा हूँ। वो है हमारे यहाँ पर क्या है, बरसात भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लोगों ने, पुरखों ने, पूर्वजों ने बरसात के ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन करके बहुत ज्यादा संकलन किया है ज्ञान का, और उस ज्ञान को उन्होंने दोहों, कविताओं, लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी अगली पीढ़ी को दिया। और हरी जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप शायद विश्वास कर पाए या आप देखिएगा कि एक हमारे यहाँ बहुत छोटी सी कहावत है कि बदरा हुए लाल, संध्या समय
जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त से 10-5 मिनट पहले से लेकर के 15 मिनट बाद तक अगर पश्चिमी क्षितिज में लाल बादल हो रखे हैं तो 24 घंटे के अंदर बारिश आती है। और उन्होंने कहा है, बदरा हुए लाल, बरखा आई हाल, बरखा, बादल हुए पीले, बरखा हुई ढीले। और ये प्रूवन चीजें हैं, ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो मेरी एक पूरी पुस्तक में पिछले 20 से अधिक वर्षों से इन दोहों और कहावतों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, और उनको अब मैं इस स्तर पर आ गया हूँ कि उनको अर्थ सहित मैं हिंदी में मैं पेश कर सकूं। तो उन पर कलेक्शन हो गया है पूरा, अब मैं केवल उनका अर्थ साथ में लिख रहा हूँ। जल्दी देखिएगा, ऊपर वाले की कृपा से जितना जल्दी हो सकेगा मैं लाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात इस पर्टिकुलर आपके इस बुक के बारे में मैं सोच रहा था जब आपने लास्ट टाइम भी इसका जिक्र किया था, तो जो ऑब्जर्वेशंस जो पहले पुराने जमाने में जो लोगों ने किया है उसका जो वर्णन लोकोक्तियों के कारण, लोकोक्तियों की के रूप में जो विवरण आपने बताया, ये बहुत ही यूनिक है और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी किताब जरूर होगी और बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। आशा यही रखता हूं मैं। दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ पर बरसात के लिए केवल बरसात के महीनों में ऑब्जर्वेशन नहीं होता था। दिवाली के एक दिन पहले से, रूप चतुर्दशी, छोटी दिवाली के दिन से ये शुरू होता था। और इतना शुरू होता था कि एग्जैक्ट डेट, अगर पौष सुदी सप्तमी के रोज बादल हुए हैं तो सावन की उस तिथि को बारिश होगी ही होगी उस क्षेत्र में। यहां तक एक्यूरेट होता है। और आगे तो बहुत सारी दरअसल क्या है, ये लोकोक्तियां जो है, ये जब आपके मुंह चढ़ गई एक मुंह से दूसरे मुंह पर, तो फिर ये कहावतें बड़ी आसानी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को शिफ्ट होती रही। यस। और मैं चूंकि मेरा गांव में मेरा फार्म है और मैं फार्म मैनेज किया है, तो वहां पर अब दरअसल मेरा और मजदूरों का या मेरे काम करने वाले स्टाफ है उनका स्तर में बहुत अंतर था। लेकिन इसके बावजूद मैं उनके जब मैं बैठता, वो लोग आकर के बैठते शाम को रिपोर्ट देने, तो आपस में चर्चा करते थे। तो तब से मेरा ये इंटरेस्ट जगा और मैंने फिर उसके बाद से उनको नोट करना शुरू कर दिया। तो अब मैं जहां भी कहीं जाता हूँ तो मैं उनको इकट्ठा करता हूँ। तो अब लगभग मेरे पास अच्छा कलेक्शन हो गया है, जो एक छोटी सी पुस्तक। दरअसल क्या है कि मैं उसको संपूर्ण नहीं मानता, बहुत कुछ इकट्ठा करने को बाकी है, लेकिन मैं एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म मानता हूँ उसको, कि मैं इसको लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के रूप में पेश करूं और इस पर कोई आगे आने वाले कुछ लोग, स्कॉलर्स या कोई और लोग उस पर आगे जोड़ें, वो आगे से आगे वो परंपरा बढ़ती है। अगला जो जनरेशन है उनको ये बातें, हालांकि इतना नॉलेज नहीं होगा ये बातों का, तो आप उन तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अगले जनरेशन को ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है। तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये मेरे हिसाब से। ये मैं देखिएगा ये कर रहा हूँ। और दरअसल इस तरह से इनको ये अभी जो फाइल चल रही है इसकी, इसमें ये दिख तो नहीं पाएगा, आप इसके बारे में बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। शिवराज जी आप बोल सकते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देगा इतने अच्छे से। जैसे अकाल के बारे में है, राजस्थान में अकाल चूंकि बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसके लिए कहते हैं कि जहां मेरा ये, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको एक पैराग्राफ। मैंने अकाल के बारे में शुरू किया है। जहां 12-12 बरस तक भी बरसात नहीं होती थी, वहां पर अकाल की भयावहता का चित्रण इस दोहे से अच्छा और कैसे हो सकता है। भूखे रहते रहते, उसका अर्थ बता रहा हूं मैं आपको, दोहा मैं बाद में पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। भूखे रहते रहते आखिर में पत्नी के बदले किसी से अनाज लाया। पत्नी के बदले किसी से अनाज लाया, और अनाज भी इतना कम मिला कि आधा तो सूप से सफाई में निकल गया, और बाकी बचा जो इतना ही था कि एक बार कूटने के लिए उखल में समाया। तो वो कह रहा है किसान, हे बादल, अब तो तू, मैंने मेरा सब कुछ गया, मेरी पत्नी गई, फिर भी मेरे बच्चों को पेट भरने के लिए 1 महीने का अनाज नहीं मिला। अब तो तू बरस जा, अब तो तू मेरे ऊपर कृपा कर दे। तो ये दोहा है
आधो घाल्यो ऊखली। आप राजस्थान में, आप उत्तर भारत में पढ़े इसलिए ऊखली आप जानते हैं, जिसमें अनाज को कूट करके वो जी करते जी हैं। जानते हैं। आधो घाल्यो ऊखली, आधो घाल्यो छाछ, सांगर साटे धन गई, मदरो मदरो गाज। कि मेरी धन मतलब पत्नी गई, कि मेरी पत्नी चली गई इस अनाज के बदले में, अब तो तू बरस जा, अब तो तू गरज जा। तो यहाँ पर मतलब अभी जहाँ पर इतनी बुरी हालत हो वहां के लिए, अभी कल जब मैं आ रहा था मध्य प्रदेश से, मेरी बिटिया के यहाँ से, तो रास्ते में मैंने देखा अभी भी माइग्रेशन रुका नहीं है। हजारों भेड़ों का रेवड़, हजारों भेड़ों के, एक रेवड़ नहीं, कई सारे रेवड़, और ऊंट साथ में, उनके ऊंटों के ऊपर उनके सारा कुछ सामान लदा हुआ है, उनके ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बुजुर्ग औरतें बैठी हुई है, और पूरा का पूरा परिवार मालवा को जा रहा है। मालवा मतलब आपके उज्जैन, रतलाम, ये वाला क्षेत्र, इंदौर वाला क्षेत्र, यहाँ पर भगवान की अच्छी कृपा है बरसात के मामले में, और हरियाली भी अच्छी है। तो मुझे सबसे अच्छी बात आपकी इस बुक की और इसकी जो आपकी बैकग्राउंड है ये अच्छी लगी कि आप एक हमारी पुरानी धरोहर है उसको आप संभाल के नेक्स्ट जनरेशन को आप दे रहे हैं, वरना ये तो खो ही जाती। हाँ, ये दरअसल ये देखिएगा, आपके सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारा जो स्कूली जो आज शिक्षा है ना, वो दैट इज डिग्री बेस्ड ओनली, नॉट नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड होना अलग चीज है और डिग्री बेस्ड होना अलग चीज है। डिग्री आपको जॉब दिला देगी, लेकिन आपका ज्ञानार्जन में सहायता नहीं करेगी। मैं शुद्ध हिंदी का शब्द काम में लिया मैंने, ज्ञानार्जन। नॉलेज, यू कांट गेन द नॉलेज विद द सर्टिफिकेट। अभी देखिएगा आज कितने लोगों को पता है कि जयदेव किस सदी में कवि हुए थे। केशव ने जो कविता लिखी वो किस टॉपिक के लिए वो फेमस हैं। सूरदास जी भक्ति के लिए फेमस हैं, सखा मान करके उन्होंने अपना काव्य लिखा, कृष्ण को उन्होंने सखा माना। तुलसीदास जी ने भगवान माना अपने काव्य में, लेकिन केशव ने क्या लिखा बहुत लोगों को नहीं पता। केशव श्रृंगार रस के अप्रतिम कवि हुए हैं, अप्रतिम कवि हुए हैं। और उनका एक दोहा है, वो यहाँ पर मैं नहीं पढ़ सकता उसको, लेकिन मतलब आप ये देखिएगा उन्होंने वो ऊंचाइयां छुई है और ऐसे शब्द काम में लिए हैं कि हालांकि कभी कभी लगता है कि ये थोड़े से वल्गर कैटेगरी में चले गए हैं, लेकिन नहीं। उनका बेटा जो था, उसकी जब शादी हुई तो वो अपनी पत्नी से पास नहीं जाता था। उसको प्रेरणा देने के लिए उन्होंने अपने साहित्य में कुछ चीजें जोड़ी। नहीं, बहुत सारी हमारे पुराने किताबें हैं, धरोहर हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और मेरे ख्याल से बहुत कुछ है जो हमें पढ़ाई भी नहीं जाती और नहीं हम जानने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा ट्रेडिशन है, वो इतनी पुरानी है कि हजारों सालों से जो लिखी गई है वो चीजें इतनी आसानी से मिलती नहीं है। ये एक पांडुलिपि है जयदेव की गीत गोविंद की, 12वीं 13वीं शताब्दी में लिखी गई, जो 12वीं 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और हमारे यहाँ पर क्या होता था, पांडुलिपियों को, क्योंकि कागज की पहले हमारे यहाँ पर तालपत्र पर, दक्षिण में आपके तालपत्र पर होती थी पांडुलिपियां, आज भी हैं तमिलनाडु में और कर्नाटक में बहुत जगहों पर हैं। उत्तर भारत में देवदार की छाल पर लिखी जाती थी। तो इनकी एक सीमा होती है, ये फिर भी 400-500 साल रुकती है। कागज 200-250 साल से ज्यादा नहीं रुकता। तो हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि एक पांडुलिपि को फिर दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। पंडित होते थे जिनका काम ही यही होता था कि राजाश्रय में या सेठों के आश्रय में, धनी लोगों के आश्रय में, उनका काम यही होता था, पुरानी पांडुलिपि से नई पांडुलिपि तैयार करो, पुरानी पांडुलिपि को नदी के जल में, सरोवर में प्रवाहित कर दो। तो इस कदर से ये पांडुलिपियां मैंने संरक्षित, डिजिटलाइज किया ताकि इनको हाथ नहीं लगाना पड़े। अभी मैं हाथ लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इससे मैं अपराध कर रहा हूँ, पर चूंकि ये आपको दिखानी है इसलिए ये देखिएगा, इसको मैं आपको पढ़कर। ये ओरिजिनल कितने साल पुरानी है सर?
ये लगभग 250 वर्ष पुरानी है। अरे बाप रे। ये 250 वर्ष पुरानी है। तो ये संस्कृत में लिखी हुई है ये सारी? ये जो मूल रूप से जो गीत कवि जयदेव ने लिखी वही एज इट इज है, इसमें कोई अर्थ वगैरह नहीं दिया हुआ। इति श्री गीत गोविंद साध्वी नृपति का वर्णने सुप्रीत पीताम्बरो नाम द्वादशा सर्ग संपूर्ण। ये इसका बिल्कुल जी हाँ लास्ट का पेज है ये। इसमें लिखा हुआ है कि किस पंडित ने इसको लिखा, मतलब इसकी कॉपी की, नकल की। वो है लिप्यकृतम सोलाल ग्राम न्यायति मध्य, मेरे गांव का नाम ग्राम न्यायति मध्य। तो ये अपना नाम भी लिखते थे कि किस पंडित ने इसकी कॉपी तैयार की है। अच्छा। जी हाँ। और उसमें अगर हम चर्चा करें, इसमें नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर अक्षर को ब्रह्म माना गया है और अक्षर को काटते नहीं थे। अगर गलत अक्षर लिख दिया तो उसको काटते नहीं थे, उसको अपराध मानते थे। उसकी जगह पर उस पर एक हरा रंग का एक स्याही बनाते थे जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती थी, उसको फेर देते थे। अच्छा। और उसको कहते हैं हरिताल का फेरना। हरिताल का फेरना हरि जी का नाम है, तो हरि जी को याद रहेगा, हरिताल का फेरना। तो जरूर काफी कुछ हमें सीखना है सर आपसे। हम तो कुछ भी नहीं जानते ये सारी चीजें। इस मोमेंट पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सर का जो व्यंग लिखने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। जैसे आपने अभी बोला कि हरि जी को याद रहेगा, तो उस मोमेंट पे वो जो व्यंग का उपयोग करते हैं वो अपनी कविताओं में बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। ये देखिए मैं प्रयास कर the poem, the first poem that you wanted to recite. जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आज चूंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो मैं एक इसी विषय के ऊपर लिखी हुई एक छोटी सी कविता के साथ शुरू करना चाहूंगा, जो कि हमारे कर्नल आशुतोष और मेजर अनुज की शहादत से संबंधित है। उस समय मन इतना उद्वेलित हो गया था कि उनकी जिस कदर से कायरतापूर्ण निर्मम हत्या की, मैं हत्या कहूंगा उसको, उनके लिए हत्या, हमारे लिए शहादत, उनके लिए हत्या हमारे लिए शहादत है। तो वो इतना मन उद्वेलित हो गया था कि मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी थी। आशुतोष जो है वो भगवान शिव का पर्यायवाची नाम है। जी हाँ। तो मैंने लिखा था आशुतोष अवढर दानी, उसकी कविता का शीर्षक दिया आशुतोष अवढर दानी, क्योंकि उसको शिव जी को दानी माना जाता है, जो बिना सोचे समझे दान, कोई भी वरदान दे देते हैं। रावण को दिया हो या भस्मासुर को दिया हो और फिर भागते फिरे थे। तो मैंने उसको नाम दिया है आशुतोष अवढर दानी। आशुतोष अवढर दानी, कालों के महाकाल तुम, टूट पड़े होंगे जब दुश्मन पर, महाकाल बन तुम। अपने गण के आगे रहकर, अपने गण के आगे रहकर मिसाल पेश किए थे तुम। इसको मालूम था जीवित लौट नहीं पाओगे तुम। छोड़ हमें अश्रुपूरित, छोड़ हमें अश्रुपूरित, महाप्रयाण कर जाओगे तुम। देश रक्षा हित, देश रक्षा हित, अनुज संग, मेजर अनुज, देश रक्षा हित अनुज संग, शीश के दानी हो तुम। श्रद्धांजलि दिल से देशवासियों की स्वीकार करो तुम। राव कहे हिसाब होगा, राव कहे हिसाब होगा, हर बूंद का विश्वास करो हे आशुतोष तुम, विश्वास करो हे आशुतोष तुम। ये छोटी सी कविता मैंने। बहुत अच्छे। एक श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से उनके लिए। जी हाँ, ये उनके लिए भी। और आज के दिन, आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला कि उनकी जयंती के दिन पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है, और फिर मेरे गुरु की जयंती भी है, आज जन्म दिवस है, तो मेरा उनके चरणों में प्रणाम। आज उन्हीं की वजह से मैं सब कुछ हूँ। बहुत अच्छी कविता सुनाई सर आपने। आभार आपका, दिल भरा है हमारा। जी हाँ, मैं उस दिन बहुत उद्वेलित हो गया था। मेरा मन जो है मतलब मैं खून जो है
इतना उबल जाता है कि इस एज में आप जा नहीं सकते, वरना मैं आर्मी में ज्वाइन करता। दो लोगों के लिए हम हमेशा कृतज्ञ हैं, एक तो आर्मी के जवान और दूसरे हमारे फार्मर्स। जी हाँ। तो अब इसके साथ में मैं चाहूंगा कि आप कुछ पूछें, फिर मैं जी, उस पर चर्चा करूं। तो हमारी बातचीत आपके बारे में बहुत बहुत सारी हुई और हमें बहुत कुछ पता चला कि आप क्या-क्या कर रहे हैं। जी हाँ। तो इसके बारे में तो काफ़ी कुछ हमने बात की, लेकिन आप कविताओं के बारे में बताइए कि आपने कब से ये जर्नी शुरू की, कब से लिख रहे हैं और आपकी मैं किताबें कितनी आई हैं? मैं पहले लेख लिखता था, कविताएं नहीं लिखता था। अच्छा। दरअसल कवि के लिए या तो प्रेम में पड़े और या फिर विरह में लिखे, शुरुआत वहां से होती है। स्टार्टिंग वही है सर। जी हाँ, और शादी जो है मेरी वो बहुत जल्दी हो गई थी, जब मैं अच्छा। केवल 21 में चल ही रहा था तभी हो गई थी। तो हमारी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई थी, तो अच्छा। पतंग उड़ी नहीं हमारी। और विरह कभी मिला नहीं। पत्नी जो है मेरी, वो इतने कोऑपरेटिव हैं, वो अभी हैं नहीं यहाँ पर, लेकिन वो इतनी कोऑपरेटिव हैं कि मेरा जो गांव में, मेरी नेटिव प्लेस में जो मेरा किला है, जिसमें कई सारे कक्ष धूल से अटे पड़े थे, बरसों से खुले नहीं थे, उनमें से पांडुलिपियों को खोज खोज करके उन्होंने निकाला। मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं घुस सकता इसमें, और किसी दूसरे आदमी को घुसाने में डर लगता है, पता नहीं क्या हो अंदर। इन्होंने हिम्मत की और ये अंदर गए, और ये सारी पुस्तकें, पांडुलिपियां, बड़े बड़े मंजूस थे, उनमें कई सारी दीमक से खा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारा कुछ निकाला। सर आपने कहा कि आपके किले से, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, आपके किले से मतलब? मेरा जो मैंने आपको बताया था शुरू में, मैं एक जागीरदार परिवार से हूँ। पहले राजा हुआ करते थे। हाँ। में 22 रजवाड़े थे, और पूरे भारत में 500 से अधिक रजवाड़े थे। तो उन रजवाड़ों के जो छोटे भाई हुआ करते थे, वो जमींदार, जागीरदार, ताल्लुकेदार, उनको कहा जाता था। तो मैं ऐसे अंग्रेजी में अगर मैं कहूँ तो मैं नोबल फैमिली से हूँ, नोबल्स फैमिली से, और वो जो 500 से अधिक हैं वो रॉयल्स फैमिली है। तो रॉयल्स एंड नोबल्स का जो डिफरेंस है, तो मैं एक नोबल्स वाली फैमिली से हूँ। तो वो किला जो है मेरा पहाड़ पर है। मैंने आपको एक फोटो भेजा है जिसमें नीचे हरियाली है, फसल खड़ी है, ऊपर पहाड़ के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो मेरा किला है। वेरी नाइस। हमें भी कभी न्योता दीजिए, हम भी आएंगे आपके देखने के लिए किला। मोस्ट वेलकम। राजस्थान तो प्योर महलों की वो है भूमि। मैं राजस्थान 2 बार आई हूँ, मुझे इतना पसंद आया। पहली बार आई तो मैंने जरूर सोचा था मैं दूसरी बार आऊंगी, तो दूसरी बार मैं आई। मुझे मॉनसून पैलेस बहुत पसंद है, जैसलमेर बहुत पसंद है। मॉनसून पैलेस, सज्जनगढ़, उदयपुर। मेरी कॉलेज की शिक्षा बीएन कॉलेज उदयपुर से हुई है। अच्छा। वेरी नाइस। वो मैंने राजस्थान जयपुर, बहुत ही सुंदर है। लोगों को ऐसे लगता है राजस्थान सिर्फ महल और ये डेजर्ट एरिया है, पर वो जैसलमेर में वो जो डेजर्ट एरिया है वो ही इतना सुंदर है। जैसलमेर ही बहुत ज्यादा सुंदर है। जी हाँ, बहुत सुंदर है, और हर जगह की अपनी खूबसूरती है। चाहे वो उदयपुर की पहाड़ियां हों जहाँ पर महाराणा प्रताप घूमे थे, या जैसलमेर के और बाड़मेर के, आपके बीकानेर के, अब तो खैर वहाँ सारी हरियाली हो गई है, लेकिन फिर भी वो जो डेजर्ट है उसकी अपनी खूबसूरती है। इतनी खूबसूरत। अरावली पहाड़ जो है, जो चंबल के पैरेलल फैला हुआ है, जिसको डांग एरिया कहते हैं, जहाँ पर कभी डाकू हुआ करते थे, डाकुओं के नाम से चंबल बदनाम थी, हाँ। उसकी अपनी खूबसूरती है। जी। और आप ये देखिएगा कि कभी मैं आपको भेजता रहूंगा फोटोग्राफ, जैसे जैसे मेरे आते हैं सामने, मैं आपको भेजता रहूंगा। आप ये देखिएगा कि राजस्थान अपने आप में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सर्दी खूब पड़ती है,
गर्मी खूब पड़ती है। बहुत कुछ क्षेत्र बहुत सूखा है तो कुछ क्षेत्र में बहुत अच्छी बारिश होती है। अच्छी बारिश। जी जी संगीत कला के मामले में जितने वहाँ के लोग लड़ने और मरने के लिए प्रसिद्ध हैं, उतने ही वहाँ की कला प्रसिद्ध है। बिल्कुल वहाँ का लोक संगीत, वहाँ के नृत्य, वहाँ के भोजन। मुझे याद है हमने एक फिल्म देखी थी रुदाली, जिसमें बहुत ही अच्छे से दिखाया गया था कि वहाँ के जो कल्चर है, स्पेशली राजस्थान की कल्चर पुरानी। बढ़िया थी ना उसमें। हरी जी फिल्में न्याय नहीं करती हैं। फिल्में हाँ, ये न्याय भी नहीं है। करती हैं। उनके साथ मजबूरी है। देखिए, उनको मैं दोष नहीं दे रहा, उनकी मजबूरी है, उनको पैसा वसूल करना है। जो लगा रहे हैं उससे कुछ आना चाहिए, तो वो उस कदर से वो लोग पेश करते हैं। लेकिन अगर ये आपको तो है। देखना है, अब कभी आप आइएगा, मेरे सभी जगह मित्र हैं, राजस्थान में चारों तरफ फैले हुए हैं। चूंकि मैं इंटेक से जुड़ा हुआ हूँ तो वो उस कदर के लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे। तो अब देखिएगा, आप जब वास्तव में अंदर जब जाएंगे ना, टूरिस्ट नहीं देख पाता असली राजस्थान को। टूरिस्ट जिस राजस्थान को देखता है वो भवन तो असली देखता है, संस्कृति असली से नहीं परिचय होता उसका। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। और आत्मा जो है ना, मैं हरि जी को सामने देख रहा हूँ, लेकिन हरि जी से मेरी चर्चा होगी, हरि जी के साथ मैं उठूंगा बैठूंगा मिलूंगा, तब जाकर के कहीं मैं उनकी आत्मा से, उनके व्यक्तित्व से परिचय हो पाएगा। सही कहा। आज अभी मेरी एक जो कविता है जिसके लिए मैंने लिखा था और जो उसको संकलन में भी है कि कहीं पर भी एक अच्छी सी मैं उससे शुरू करता हूँ। अब आपको देखिए, देखिए मैंने उसका टाइटल दिया, नादानी से हम हाल ए दिल पूछ बैठे। नादानी से रोमांटिक है सर। रोमांटिक तो है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत कटु सत्य है इसमें, बहुत कटु सत्य है। और आज महिलाओं को, रश्मि जी महिला हैं, मुझे नहीं पता इन्होंने ऐसा फेस किया या नहीं किया, लेकिन मेरे कई सारे रिलेटिव्स, मेरे कई सारी मित्र महिलाओं, कवि महिलाओं ने मुझे शेयर किया इस चीज को। तब मैंने एक दिन किसी महिला मित्र, कवि मित्र ने मेरे से कुछ चीजें कही कि मैं क्या करूं उस आदमी का। तब मुझे अचानक से ये कविता फूटी, नादानी से हम हाल ए दिल पूछ बैठे, कहने लगे वो हमें, हमने एक मतलब उस कवियत्री ने बड़े साधारण तरीके से पूछा आप कैसे हैं, तो उन्होंने अपना पूरा दिल ही उनको पेश कर दिया। नादानी से हम हाल ए दिल पूछ बैठे, तो वो कहने लगे कि हम तुम्हें, आप म्यूट पे गए। हाँ, डिसरप्शन आया था, सॉरी। तो नादानी से हम हाल ए दिल पूछ बैठे, कहने लगे वो हमें कि हम तुम्हें अपना दिल दे बैठे। सुनकर नादान परिंदे भी, सुनकर नादान परिंदे भी हंस कर कह बैठे, करना नहीं यकीन हर किसी पर, यहाँ तो हर कोई कई कई दिल लिए बैठे। आगे है इसमें, तरस आता है लोगों पर, तरस आता है लोगों पर, अब उम्र नहीं रही कोई वर्जना, जहां देखी कोई सुंदर ललना, लगे झुलाने दिल को पलना। तरस आता है लोगों पर, अब उम्र नहीं रही अब कोई वर्जना, जहां देखी कोई सुंदर ललना, लगे झुलाने दिल को पलना। इश्क की फाइलें बनाते रहे और दफ्तर दाखिल करते रहे, रूह की बात छोड़ो दिल भी दफ्तर की दराज हो गया है। वेरी ब्यूटीफुल। अब वापस एक बार वो रिपीट कीजिए लाइन, वो दो लाइन। इश्क की फाइलें बनाते रहे और दफ्तर दाखिल करते रहे। जब किसी फाइल पर कोई काम, कोई एक्शन नहीं लेना हो तो उसको दफ्तर दाखिल कर देते हैं। ये एक फ्रेज है जो ऑफिसों में काम आता है, दाखिल दफ्तर की गई। तो इश्क की फाइलें बनाते रहे और दफ्तर दाखिल करते रहे, रूह की बात छोड़ो, रूह की बात छोड़ो, दिल भी दफ्तर की दराज हो गया है। सच है सर, सच है। लास्ट, इसका लास्ट है, नीम हकीमों की कोई कमी नहीं होती राव तेरे शहर में।
नीम हकीमों की कोई कमी नहीं होती राव तेरे शहर में, बस मरीज किसी भी उम्र की, बस मरीज किसी भी उम्र की एक खूबसूरत सी कोई नाजनीन होनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी है ये कविता। बहुत बहुत ही सुंदर। नहीं, आपने किस खूबसूरती से औरतों के दिल की जो बात है ना, जो अभी ये सब चल रहा है ऑनलाइन, ये सब बहुत कुछ आ गया आपकी कविता में। बहुत अच्छी है। रश्मि जी, मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे फेसबुक के माध्यम से 20 बहनें मिली हैं और 30 से अधिक बेटियां मिली है। और आप ये देखिएगा कि उनमें से कई अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को मेरे से शेयर करती हैं, सलाह लेती हैं, और मैं जितना मेरे से बन पड़ता है मैं उनको सलाह भी देता हूँ। तो अब ऐसी ही एक जब व्यंग की बात चली, हाँ। तो आज राजनीति पर अगर व्यंग नहीं लिखा जाए तो नहीं जमता बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि जो पोएट्स रहते हैं, कवि रहते हैं या कवियत्रियां रहती हैं, उनको राजनीति और पॉलिटिकल सोशल सिचुएशन पे कुछ न कुछ टिप्पणी करनी ही चाहिए, क्योंकि करनी चाहिए। हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ राइटर दैट वी we present our views and make it obvious to the we present our views to the audience, and एक तरह से अवेयरनेस भी फैला सकते हैं राइटर्स। और डरना नहीं चाहिए राइटर ने या पोएट ने कि ये मेरे ऊपर कुछ एक्शन होएगा या कोई हम लोग को डरना नहीं चाहिए, हम लोगों ने खुल के लिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर लेखक या कवि अपने आसपास की परिस्थितियों से अनजान रहता है तो मैं कहूंगा कि वो अपने स्वार्थ प्रेरित रचनाएं कर रहा है और समाज के प्रति न्याय नहीं कर रहा। बिल्कुल सही सर। तो सुना दीजिए, और नेताओं के ऊपर जो आपने व्यंग लिखा है वो जरूर सुनाइए, हम लोग को बहुत पसंद है वो। तो नेताओं के ऊपर मैंने जो लिखा, दरअसल क्या आम का बहुत शौकीन हूँ और मेरे फार्म पर आम का बड़ा तगड़ा बगीचा है, और हम लोग जब आम, अभी भी जब मैं जयपुर अधिकांशतः जयपुर रहता हूँ, तो भी जब से आम आना शुरू होते हैं उसके 15 दिन बाद से लेकर के जिस दिन आम नहीं दिखता कहीं पूरे रास्ते, उस दिन आम खाना बंद करता हूँ। तो जब तक आपको आम के पेड़ दिखेंगे तब तक आप आम खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और आप ये देखिएगा, मेरे फादर डायबिटिक थे, लेकिन ऊपर वाले का कितना शुक्र है कि उसने मुझे डायबिटीज नहीं दी। अगर डायबिटीज हो जाती मेरे को तो सबसे बड़ा दुख ही मुझे आम के लिए होता। नहीं, आम तो हमारी ऐसी सौगात है कि हम अगर हमारा मतलब सेहत ठीक भी ना हो तो हम खाने का मन करेगा उसको। जी हाँ, मेरे वाइफ के बचपन में इनके वहां पर इनके पीहर पक्ष में आमों के हजारों पेड़ थे, और ये कहते हैं कि कभी एक चपाती खा ली शाम के टाइम तो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं तो मतलब आम ही खाते थे। आम ही खाते थे। तो ओके सर। लाइए, मैंने जो कविता को टाइटल दिया है आम और नेताजी। आम और नेताजी, मैं शुरू कर रहा हूँ। आप थोड़ा एक एक शब्द ध्यान से देखिएगा इसका। आम को आम कहकर इस खासम खास का न अपमान कीजिए, बुरा भले न मानेगा यह। आप अगर इसको आम कह दें तो भले बुरा नहीं मानेगा। आम को आम कहकर इस खासम खास का न अपमान कीजिए, बुरा भले न मानेगा यह कि खास होने पर भी आम अगर जो आम कह दीजिए। सबसे खास होने पर भी नेताजी कभी तो आम रह लीजिए। सर आपकी आवाज कट गई। खास रहने पर भी नेताजी कभी तो आम रह लीजिएगा। कोई शिकवा नहीं करिए, कोई शिकवा नहीं करेगा। खुद के काम खुद के काम अगर कर लें, मगर कभी तो जनता के भी काम कर दीजिए। आप खुद के काम कीजिए, कोई शिकायत नहीं करेगा, ठीक है बाबा आप कर रहे हैं, लेकिन
कभी तो जनता के भी काम कर दीजिए। खास रहिए मगर आम के आम, खास रहिए मगर आम के आम और गुठलियों के दाम कभी तो हमें भी दिलवा दीजिए। राव कहे हजरत जरा कुछ तो आम से भी खास होते भी आम रहने की सीख ले लीजिए। राव कहे हजरत जरा कुछ तो आम से भी खास होते भी आम रहने की सीख ले लीजिए। ये बहुत नेताओं के ऊपर व्यंग है। हाँ अब इसमें मैं आपको आगे जो अभी आपने कहा, रश्मि जी ने कहा, मुझे वो चीज याद आ रही है। और वो जो याद आ रही है मुझे वो है कि हम हमारे आसपास की परिस्थितियों से दूर नहीं रह सकते। उनको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। वो हमारी रचना में आना ही आना चाहिए। तो एक बार अभी कुछ दिनों पहले मई के महीने में था शायद, ये मेरे ख्याल से टाइम्स नाउ न्यूज में एक न्यूज आई थी कि रीवा के एक पुलिस थाने में 5 पुलिसकर्मियों द्वारा एक महिला से गैंगरेप किया गया। मैं हिल गया उसको सुन करके कि अगर पुलिस थाने में अगर कोई नागरिक, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर हम किसके भरोसे जी रहे हैं? कानून व्यवस्था किसके जिम्मे है? अगर रक्षक ही भक्षक हो गया, अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे, तो हमारा क्या होगा आम आदमी का? तो उसके लिए मैंने लिखा था, आंचल में दूध, एक बहुत अच्छी अपनी कहते हैं कि आंचल में दूध और आंखों में पानी वाली जो एक लाइन है साहित्य की सबसे अधिक प्रसिद्ध है, उसको मैंने लेकर के शुरू किया। आंचल में दूध और आंखों में पानी भी अब है कम, क्योंकि इस दायरे से कभी ही ना बाहर निकल पाए हम। याद क्यों नहीं रहती घर की नारी, क्या बस बह गई वासना में सारी। दिखावे की सब सहानुभूति, मन में बस एक ही अनुभूति। सारी मित्रता का भावी सपना, क्यों सजाते बस सेज पर अपना। सारी मित्रता का भावी सपना, क्यों सजाते बस सेज पर अपना। क्यों हम हर नारी को बेड पार्टनर ही बनाना चाहते हैं? क्यों हम उसमें माँ नहीं देखते? क्यों हम उसमें बहन नहीं देखते? क्यों हम उसमें बेटी नहीं देखते? तो मैंने लिखा, सारी मित्रता का भावी सपना, क्यों सजाते बस सेज पर अपना। तन तो क्या छोड़ेंगे ये दानव, जब छोड़ते ना आंखों से भी कोई मौका। तन तो क्या छोड़ेंगे ये दानव, छोड़ते ना आंखों से भी कोई मौका। रेप क्या फकत शरीर का करते? कमी नहीं मानसिक में भी करते? केवल शारीरिक ही रेप नहीं होता, मानसिक रेप भी होता है। आप किसी महिला को, किसी बच्ची को टॉर्चर करते हैं, उसकी तरफ घूरते हैं, तो मानसिक रूप से कितनी उत्पीड़न होता है उसका। तो ना 8 की, ना 60 की, महफूज अब नर पिशाच से। ना बचपन बचा न 55 बचा, न बचपन बचा न 55 बचा। कपट जाल ही जब वासना से रचा, रिश्ते नाते भी तार तार हुए। रक्षक ही जब से भक्षक हुए, खून के रिश्ते भी अब इस लपट से ना बचे। बाहर निकलने से भी कोई कब तक कैसे बचे। चरित्र में ही बस गई शायद बेशर्मी, अपनाते दोषी पर हम दोहरे मापदंड। चरित्र में ही बस गई शायद बेशर्मी, अपनाते दोषी पर हम दोहरे मानदंड। भरपाई हो जाएगी क्या राव देने से, अपराधी को बस मात्र एक कड़ा दंड। बस यहीं तक लिखा था। बहुत ही अच्छी भावपूर्ण कविता है सर ये। कई सारे लोगों ने इसके बारे में वैसे लिखा है, लेकिन मुझे लगा ये बहुत ही अच्छी आपको कविता अच्छी है लगी? मेरा लिखना सार्थक हुआ? नहीं, बिल्कुल सर, आप
आपकी जो मतलब जॉनरा है, आपने मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं, सब चीज़ों के बारे में आपने लिखा है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत मुश्किल भी है इस पे लिखना, क्योंकि one एक has to be very very sensitive and एक और है। one जी हाँ, has to be very very एक और है। sensitive because it's a social जी हाँ, cause. जी हाँ, एक और है जिसमें 2 प्रदेशों में 2 अलग-अलग पार्टियों का राज है। तो सर आपको हमारे यहाँ पर 2 पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से आपके रगों में बसा है, तो आप ज़रूर अच्छा भी लिखते हैं उसके बारे में और व्यंग्य तो जी, बहुत ही अच्छा करते हैं सर। हरि जी, मैं किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, पॉलिटिकल। नहीं, मैं समझता हूँ। मैं केवल देश का हूँ। जी। मैं केवल देश का हूँ। जी, जी, जी। मेरे लिए अगर अपराधी मेरे परिवार में हैं, तो वो भी मेरा नहीं है। अगर देश के प्रति कोई विद्रोही भावना रखता है, चाहे वो मेरा बेटा भी है, तो वो मेरा बेटा मेरा अपना नहीं है। सर मेरे मुझे लिए एक मुझे आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप एक रॉयल फैमिली से हैं। तो मुझे जस्ट अभी याद आया कि आपके हिसाब से पॉलिटिक्स क्या है सर? रॉयल नहीं, नोबल्स कहना चाहिए। जी। रॉयल मैं नहीं हूँ, रॉयल्स मेरे ओके। से कहीं ऊपर हैं। जी हाँ। जी। देखिएगा, दरअसल राजनीति एक सेवा का माध्यम होना चाहिए था, राइट। जो मेवा का माध्यम बन गया। पंच लाइन है सर, ये तो पंच लाइन हो गया है। बस अगर एक ही लाइन से आपने सब कह दिया। और ये जो आपका राइमिंग वर्ड्स का आपने जो कहा, जैसे 2 लाइनों में आप बहुत बड़ी बात 2 लाइनों में ही कह जाते हैं। आपने एक कविता है लिखी है जो रोमांटिक है और जिसमें ताल है, जो मुझे बहुत पसंद आई। हम अच्छा। थोड़ा उसकी तरफ जा सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि मुझे अभी वो जी हाँ, जी हाँ। मुझे अ, कहाँ मैं अभी आपको हाँ वहीं पर आता हूँ। ये मैंने दरअसल जब लिखी, तो मैं इसी कदर की लिखता हूँ, तो किन्हीं संपादक महोदय ने कहा कि कभी किसी जवान व्यक्ति के लिए भी लिखिए, थोड़ा जवान बनिए। हमेशा ही 55 से ऊपर की क्यों लिखते हैं आप? तो फिर मैंने 2 प्रेमियों की एक गाथा लिखी। और हरि जी, मैं इसको मेरी अपनी सर हमारी बहुत बात अच्छी पूरी रचनाओं नहीं में हुई, से एक वो मानता हूँ। पॉलिटिक्स वाली। सर वो बात पूरी कर लीजिए पॉलिटिक्स कि वाली, आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के मैंने आपको बारे में? बताया। मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एक ही लाइन में बस बता दिया ना। जो सेवा का माध्यम है वो अच्छा, बस वही माध्यम हो गए। जी, मेरे ख्याल से वो माध्यम हो मैंने गई। बहुत कुछ कह दिया उसमें। बहुत कुछ कह दिया। यस यस यस। मैं बहुत सारे समाज सेवी संगठनों का मेंबर हूँ, और अरावली जो राजस्थान सरकार का एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो एनजीओज को देखती है, उसमें 6 आईएएस मेंबर्स हैं और 2 एनजीओज के मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में। मैं उसमें 14 साल रहा हूँ एग्जीक्यूटिव कमेटी के 2 मेंबर्स में से एक मेंबर। मैंने फिर वेरी अभी नाइस। 2 साल पहले, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था, तो मैंने उससे इस्तीफा दे दिया। नहीं, अब दूसरों को मौका मिलना चाहिए, मैं ही कुर्सी पर चिपक के बैठ जाऊं, ये मेरे से बस का रोग नहीं है। जी जी बिल्कुल। बेसिकली तो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता था, जस्ट अगेंस्ट इट, कि आजकल के नवयुवक जो हैं वो पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? दरअसल क्या है, देखिएगा, एक शून्य किसी भी जगह पर शून्य नहीं होता, कुछ ना कुछ उसको भरेगा। अगर शून्य होगा तो कहीं से भी हवा आएगी। में हमारे यहाँ तभी मानसून आता है जब गर्मी से हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, तो नीचे जो शून्य बनता है उससे यस। मानसूनी हवाएं। अब देखिएगा, मानसूनी हवाएं अगर अरब सागर से आ रही है तो पानी लेके आएगी, और अगर अरब देशों से आ रही है तो रेत लेकर के आएगी। अब आप सही कहा। सवाल ये है कि आप अरब सागर की हवाएं चाहते हैं या अरब देशों की हवाएं चाहते हैं? सही कहा सर। देखिए, और वो रेत लेकर के आएगी। में भी बहुत सच है कि हमारे जीवन में वैक्यूम नहीं रहता और खालीपन या शून्यता बहुत देर तक रह नहीं सकती। उसको नहीं किसी न रहती। किसी व्यक्ति से, किसी न किसी अनुभव से भरना ही पड़ता है, भर जाता ही है। कोई न कोई, देखिएगा, अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर कोई तो आगे आएगा। हाँ।
कुर्सी खाली नहीं रहती कभी भी। हम्म, तो अब आप चलिए दीवानों की बात की जाए। हाँ, यस यस, मुझे वो बिल्कुल। कविता चाहिए थी, किसी पूर्व जन्म की पहचान हो या किसी पूर्वी पुण्य का प्रताप हो, वो वाली चाहिए थी मुझे। ठीक है, लीजिए वहीं से शुरू करते हैं। जी हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। जरूर सुनिएगा, ये बहुत ही प्यारी कविता है। जी हाँ, वो कविता जो है वो मैंने पता नहीं उस दिन क्या भाव थे, मेरे को नहीं समझ में आया। उसमें कहीं प्रेरणा किसी से नहीं मिली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन वो भाव आए थे वो, और फिर मैंने वो लिखे थे। किसी पूर्व जन्म की पहचान हो, किसी पूर्व जन्म की पहचान हो, या किसी पूर्व पुण्य का प्रताप हो, भाव सागर पार उतारने मिली नाव हो, या फिर खाली एक छलिया भाव हो। श्रीनाथ जी की प्यारी ललिता सखी हो। कृष्ण का एक नाम है श्रीनाथ जी, जो उदयपुर के पास जो प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ, श्रीनाथ जी की प्यारी ललिता सखी हो, या होठों से लगी बांस की बंसुरिया हो, कान्हा को लगे राजभोग का प्रसाद हो, वाह, या श्रीनाथ जी की शपथ का विश्वास हो। विश्वास। कान्हा को लगे राजभोग का प्रसाद हो, या श्रीनाथ जी की शपथ का विश्वास हो। कुहासे में लिपटी एक सुबह हो, या धुंधल के की सुहानी सांझ हो। परीक्षा लेने मेनका सी बन आई हो, या वरदान देने आई वर लक्ष्मी हो। स्वाति की सीप में मोती बनी बूंद हो, या स्वाति में चातक की बुझी प्यास हो। चातक पक्षी है जिसके लिए कहा जाता है स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है वही पीता है, और स्वाति नक्षत्र में जो सीप में जो पानी बूंद गिरती है वही मोती बनती है, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। तो इन दोनों को मैंने जोड़ा स्वाति के साथ में। स्वाति की सीप में मोती बनी बूंद हो, या स्वाति में चातक की बुझी प्यास हो। शिव की जटा में लिपटी हुई गंगा हो, या गले में लिपटा विषधर आभूषण हो। बहुत सुंदर। प्रातः की सुगंधित सी मलयानल हो, या जेठ की दोपहरी में आम की छांव हो। मरुस्थल में आई बरखा की फुहार हो, या बर्फी चोटी पर बिखरी धूप हो। खिड़की से आती हर श्रृंगार की महक हो, या प्रातः काल में चिड़ियों की चहक हो। रात की रानी की मदहोश करती सुहास हो, या किसी उपवन में किया प्रवास हो। मधुशाला की मधु छलकाती हाला हो, या आंखों ही आंखों से छकाती बाला हो। फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितली हो, या पद्मा सी आंखों में बिजली की क्षमा फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितली हो, या पद्मा सी आंखों में प्रेम की बिजली हो। कवि गोष्ठी का भाव भीना सा निमंत्रण हो। कवि हूं तो कवि गोष्ठी तो याद रहती ही है। बिल्कुल। कवि गोष्ठी का भाव भीना सा निमंत्रण हो, या मधुर मिलन का रसीला आमंत्रण हो। राव की उलझनों को सुलझाने का मंत्र हो, या मदमस्त गज को वश में करने का यंत्र हो। या बहुत या मदमस्त गज को वश में करने का यंत्र हो। बहुत अच्छा सर। चलो हमारे पास अभी 5 ही मिनट बचे हैं, बट ये हरी बोलेंगे। हरी, तुमको कैसी लगी ये कविता? मैं बताऊं, ये तो बस मैं सोचता रहा कि ये खत्म ही ना हो, क्योंकि इतनी सारे एग्जाम्पल्स आपने लिए हैं। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगा, ये खत्म ही ना हो। इसमें एक ताल है, इसमें एक अलग सा जुनून है, एक अलग सा रोमांस है, ऑरा है, सब है। उस दिन मुझे आज भी आश्चर्य में हूँ कि ये मैंने क्यों लिखी, या कहाँ से प्रेरणा मिली, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने लिखी। लेकिन ये अच्छी डेडिकेशन है सर किसी ब्यूटीफुल लेडी के लिए, मेरे ख्याल से। जी हाँ, तो मेरी पत्नी को समर्पित कर दूं? हाँ, कर दीजिए। देखिए, खतरा बहुत विशाल होता है, तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि सुरक्षित चला जाए। धीरे चलिए, सुरक्षित पहुंचिए।
चलो इसी नोट पे नहीं, लेकिन सुंदरता जो है वो मेरे ख्याल से कवियों को कभी भी प्रोत्साहित कर सकती है। या अब केवल एक जो प्रेम कविता जो थी वो रह गई है। अगर आप कहें तो मैं जल्दी से उसको सुना दूं, जल्दी से। हाँ हाँ श्योर, बिल्कुल। 2 मिनट में, 2 मिनट में पूरी कर दूंगा मैं उसको। श्योर लेकिन श्योर लेकिन उसमें मैंने आंखों का जो वर्णन किया, आंख शब्द जो मैंने काम में लिया है उसको आप नोट करिएगा। श्योर। दो अल्लड़ दीवाने, टाइटल है दो अल्लड़ दीवाने। दो अल्लड़ दीवाने घूम रहे कहीं दूर कहीं वीराने। दो अल्लड़ दीवाने घूम रहे कहीं दूर वीराने। दीन दुनिया से दूर बेखबर अपने में ही मगन। दूजे में सिमटे फिर भी उड़ते आसमान में। एक दूजे में सिमटे फिर भी उड़ते आसमान में। लगी थी उनको अपने अल्लड़ प्यार की लगन। मिले थे जब पहली बार ऐसे ही दौरान ए बारिश। बाहर भी बारिश थी और अंदर दिलों में भी बारिश। वेरी नाइस। आंखों ही अब आंखों से शुरू कर रहा हूं मैं। आंखों की आंखों ही आंखों में, आंखों की आंखों ही आंखों में कब पहचान हुई। आंखों ने आंखों में देखा, आंखों आंखों में बात हुई। आंखों ने आंखों ही आंखों में मूक आमंत्रण दिया और आंखों ने आंखों ही आंखों में स्वीकार किया। आंखों ही आंखों में एक मधुर तराना बन गया। वेरी नाइस। आंखें आंखों में जब डूबी एक मधुर फसाना बन गया। बिल्कुल। चूड़ी खनकी पायल बाजी, चूड़ी खनकी पायल बाजी और सांझ ढल गई। कमल सी पद्मा की आंखों में भंवरे को कैद हुई। वाह। रात्रि हो गई है तो मधुर मिलन का जो होता है उसके लिए एग्जाम्पल कमल और भंवरे से अच्छा कोई नहीं हो सकता था, नहीं। सिंबॉलिक। तो चूड़ी खनकी पायल बाजी और सांझ ढल गई। कमल सी पद्मा की आंखों में भंवरे को कैद हुई। बंद कली में दुनिया की आंखों से ओझल, बंद कली में दुनिया की आंखों से ओझल प्यार हुआ। बातों ही बातों में सुबह सुहानी हो प्यार का गुंजार हुआ। प्यार का वाह, गुंजार। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। तो इतना ही समय हमारे पास आज के लिए है, पर हम लोग वापस आएंगे सर के साथ, क्योंकि बहुत सारी कविताएं और सुननी है। और एक अच्छी बात है इन कविताओं के बारे में कि हमको ये कविता एक बार पढ़ने पे याद रह जाती है, उनके शब्द याद रह जाते हैं, तो उनका इम्प्रेशन बहुत ज्यादा है हमारे माइंड पे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वापस हम आए। क्यों हरी, व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मैं तो चकाचौंध हो गया हूँ सर के साथ बात करके। तो नहीं नहीं, मैं चाहता ऐसा हूँ कि ऐसा और नहीं है। बात ये करें और आपका पार्ट 2 करें। ये आपका प्रेम है। जरूर करें। रश्मि जी और हरि जी का आभार और सभी दर्शकों का और प्रेमी जनों जी, का आभार। थैंक यू। मुझे खुशी हुई थैंक यू कि सर। आपको अच्छा लगा। नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। जी, इट वाज अ प्लेजर। फॉर मी टू। मी टू से डर लगता है, मी टू कहते हुए डर लगता है, लेकिन फॉर मी टू। लास्ट में आपने आपका व्यंग यूज ही किया। Thank you so much, guys. नमस्कार। Please share this video, and we'll have Sir again on our show. Okay. And Thank you. share the video, like the video, and comment the video. And I'm very thankful that you guys are appreciating our work. Thank you, Hari, and thank you, sir. Yes, yes. And I want to just add here that Yeah. everybody can comment and give some points so that we can make it better. Yes, yes, Hari. Sure, sure. Yes. Okay. Thank you.